सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। और साथ ही में मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं कक्षा 11 इतिहास चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत लेखन कला और शहरी जीवन के अंतर्गत। ठीक है साथियों, उसके अंदर हमने हमारे कल की क्लास में हमने आधा मैटर पढ़ा लेखन अपने दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। क्या पढ़ा? दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण हम पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने प्रारंभिक मंदिर और आकार प्रकार पढ़ लिया। उसके बाद पूजा का केंद्र बिंदु, व्यापार कार्य, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने जमीनी पानी के झगड़े पढ़ के हमारी क्लास को समाप्त किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे कीमती भेंटें देवताओं को अर्पित करना और उरुक नगर का विस्तार किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं साथियों। तो बात करते हैं सर्वप्रथम कीमती भेंटें देवताओं को अर्पित करना। कीमती भेंट देवताओं को अर्पित करना, इससे क्या समस्या आती है? देवताओं को अर्पित करना। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं उससे क्या समस्या आई थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो कीमती भेंट क्या? कीमती भेंट एक तो देवताओं को अर्पित करना। किसको करना? देवताओं को, यानी देवता मंदिर से बाहर आकर भेंट को लेने से तो नहीं रहे। इसके लिए वहां पे क्या पुजारी जो मुखिया होते थे मंदिर के, उनको भेंट देनी पड़ती। किसको देनी पड़ती? मुखिया को भेंट देनी पड़ती। ठीक है, देवताओं को भेंट करना। ठीक है, यानी किसको देवता के रूप में किसको देते हम? मंदिर में भेंट जमा कराते। और मंदिर के अंतर्गत कौन था? अप्रत्यक्ष रूप से मुखिया। कौन था? अप्रत्यक्ष रूप से मुखिया को देते थे। मुखिया को ये भेंट प्रदान किया करते थे साथियों। और मुखिया को भेंट प्रदान करने से मुखिया की क्या होने लगी? समृद्धि होने लगी। क्या होने लगी? समृद्धि होने लगी। समृद्धि के साथ साथ में उसका समुदाय पर नियंत्रण बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? नियंत्रण बढ़ने लगा। ठीक है साथियों, समृद्धि और नियंत्रण बढ़ने लगा। और समृद्धि और नियंत्रण से क्या हुआ? जो गुलाम थे, युद्धबंदी। कौन? गुलाम। कह सकते हैं हम युद्धबंदी। युद्धबंदी की बात करें साथियों, तो या स्थानीय नागरिक और कौन? गुलाम या युद्धबंदी और स्थानीय। कौन? स्थानीय लोग, मतलब आम आदमी। ठीक है, इनको क्या करना पड़ता था? तो शासक के घर पे काम। शासक कौन? तो मुखिया। इसको हम शासक कह सकते हैं। ठीक है साथियों, यानी मुखिया। मुखिया के घर पर कार्य करना। क्या करना? शासक के कार्य करना। क्या करना? मुखिया के घर पर कार्य करना था। नंबर एक बात ये, कार्य में क्या करना? कार्य में काम कौन करता? आम आदमी। कौन? आम नागरिक को कार्य करना। किसको? आम आदमी को, आम नागरिक। ठीक है, किसके यहाँ काम करते? तो मुखिया के यहाँ। क्यों करते? क्योंकि भेंट आने से समृद्धि नियंत्रण बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? समृद्धि नियंत्रण बढ़ने लगा। इससे क्या होता साथियों? तो इससे शासक वृद्धि और विरोधी भी होता रहा। क्या हो? शासक में तो वृद्धि हो रही। क्या हो रही? शासक में वृद्धि और साथ में विरोध भी होने लगे। क्या होने लगे? विरोध। साथ में विरोध भी हो रहे थे साथियों। ठीक है, विरोध होने से मुखिया क्या करेगा? अपने दल रखेगा एक, जो संकट के समय उसके काम आ सके। तो शासक संकट के समय किसको रखेगा अपने पास में? कृषकों को बसाएगा। किसको बसाएगा? कृषकों को। बसाना आरंभ किया। कृषकों को बसाना प्रारंभ किया। ठीक है साथियों, इससे क्या होता है कि क्योंकि ये लोग
प्रारंभ किया, यानी इनको मान सकते हैं हम, कृषक को सेना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेना, इनके घर पे कार्य करने वाले सेना, ठीक है, सेना बोल सकते हैं इनको हम। तो क्योंकि ये लोग संकट के समय उसके काम आ सके, किसके? संकट के समय काम आ सके, मुखिया के काम आ सके। ठीक है साथियों, यहां तक हमने बात कर ली। और हम बात करते हैं जैसे कि मुखिया का शासक, मुखिया का घर, ठीक है, मुखिया का घर, यानी मुखिया के घर की बात करें साथियों तो कुछ इस प्रकार का घर था, ठीक है, इस प्रकार से घर था, ठीक है। घर के अंदर ये देख लो, ये घर के अंदर बात करें तो मुखिया, ये आंगन हो गया उसका, कुछ इस प्रकार से घर थे, आंगन, और अंत शासक बसाए जा रहे थे। क्या बसाए जा रहे हैं? आस पास, ये अपने आस पास ये लोग, कृषकों को बसाया गया। किसको बसाया गया? आस पास में कृषकों को बसाया गया। इससे क्या हो रहा है? एक राजा और राजमल और सेना की तैयारी हो रही। क्या हो रही थी? राजमल, राजा कौन? राजा की उपाधि दे सकते हैं हम शासक को, ठीक है, शासक। और राजमहल यानी आसपास में, मुखिया के घर के आसपास चारों तरफ अपने सैनिक, कौन? कृषकों को बसाना आरंभ किया। क्या बसाना आरंभ किया? तो राजमहल की तैयार होने लगे। हालांकि राजमहल थे नहीं वो, परंतु उसकी संख्या हम दे सकते हैं साथियों। और साथ में रहने वाले सेना, इससे क्या हुआ? एक शहर संस्था के लक्षण दिखने लगे। क्या दिखने लगे? शहरी संस्था के लक्षण दिखने लगे और शहरों का विकास होने लगा, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, इस प्रकार शहरों का विस्तार होने लगा। अब हम बात करते हैं साथियों, उरुक नगर का विस्तार किस प्रकार हुआ था? किसका? उरुक नगर का विस्तार किस प्रकार से हुआ था? उरुक नगर का विस्तार, इसके बारे में बात करें साथियों तो उरुक नगर सबसे पहले बात करें तो कब? 4200 ईसा पूर्व। कब? 4200 ईसा पूर्व। 4200 ईसा पूर्व क्या? तो बस्ती के प्रमाण मिले। क्या मिले? बस्ती के प्रमाण मिले थे, यानी बस्तियों के प्रमाण मिले। ठीक है, बस्तियों के प्रमाण मिले। और उसके बाद क्या? 3000 ईसा पूर्व। कब? 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर 250 हेक्टेयर में फैल चुका। कितने? उरुक नगर 250 हेक्टेयर फैल चुका था। ठीक है, उरुक नगर 250 हेक्टेयर सीमा में फैल चुका था 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उसी के आगे चलते हैं तो 2800 ईसा पूर्व। कब? 2800 ईसा पूर्व में या तक आते आते उरुक नगर 400 हेक्टेयर में फैल चुका। कितने? 400 हेक्टेयर में फैल चुका था। ठीक है, यूनी देख सकते हैं 3000 ईसा पूर्व में 250 हेक्टेयर था, तो धीरे धीरे 400 हेक्टेयर हो गया, यानी उरुक नगर का विस्तार जारी था। क्या था? जारी था। और यह शहर कब? और यह शहर 400 ईस्वी। कब? यह शहर 400 ईस्वी, ईस्वी की बात करते हैं हम, 400 ईस्वी तक अस्तित्व में बना रहा। क्या बना रहा? अस्तित्व में बना रहा, अस्तित्व में बना रहा, में बना रहा था। ठीक है साथियों, और उरुक नगर के चारों तरफ क्या थी? नगर की चार दीवारी थी। क्या थी? चार दीवारी बनी हुई थी। इससे बाहरी संकटों से वो बचती रही। क्या रही? बाहरी संकटों से बचती रही, चारों तरफ चार दीवारी होने के कारण। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं उरुक नगर पे, थोड़ी दृष्टि डालते हैं। तो उरुक नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी व संकरी थी। क्या थी? उरुक नगर की
गलियां टेढ़ी मेढ़ी संकरी थी, जल निकासी के लिए नालियां नहीं थी। क्या थी? जल निकासी के लिए नालियां नहीं थी। वह लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते। कहां डाल देते थे? गलियों में। और कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुलामों की। किसकी? जो लोग गुलाम बनाए गए यानी अन्य समुदाय को। ठीक है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय द्वारा जो गुलाम प्रथा थी युद्ध बंदी के अंतर्गत गुलाम बनाया गया, उसके अंदर बात करते हैं साथियों। तो अब उनको क्या, गुलामों को क्या देने लगे ये लोग? माफी दे रहे थे। क्या दे रहे थे? माफी देने के बाद में क्या करने लगे? भेंट भी प्राप्त हो रही थी। क्या हो रही थी? भेंट भी प्राप्त हो रही थी साथ साथ में। ठीक है, अब हम शहरी जीवन पे कुछ दृष्टि डालते हैं, यानी समाज और नगर की सीमा के अंतर्गत बात करते हैं। ठीक है, शहरी जीवन किसमें? शहरी जीवन में, शहरी जीवन में बात करें नंबर 1, तो सर्वप्रथम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। क्या है? उच्च वर्ग व निम्न वर्ग, वर्ग में बटा समाज। में बटा था समाज। ठीक है, और नंबर 2 बात करें एकल परिवार प्रथा थी। ठीक है, एकल परिवार, एकल परिवार के अंदर बात करें नंबर 3, तो थी विवाह प्रक्रिया। क्या थी? विवाह, विवाह प्रक्रिया। ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? तो समाज के अंदर आएंगे। किसके अंदर? समाज के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों नगर के अंतर्गत। ठीक है, तो नगर नियोजन का अभाव क्या था? नंबर 1, नगर नियोजन का अभाव। ठीक है, नंबर 2 की बात करें साथियों तो कब्रिस्तान। क्या थे? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं नगर के अंतर्गत संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, समाज और नगर का अध्ययन करेंगे हम अभी। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं शहरी जीवन के अंतर्गत उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बटा समाज। इसकी बात करेंगे। किसकी? उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बटा समाज के अंतर्गत बात करते हैं साथियों। बटा समाज की बात करें तो बात करते हैं हम, क्या प्राप्त हुई थी? कब्र प्राप्त हुई थी। क्या होती? कब्र, कब्र प्राप्त हुई। कब्रें कितने प्रकार की? 2 प्रकार की थी। 2 प्रकार की कब्रें। ठीक है, एक थी साधारण, एक थी शासक, क्या थी? शासक वर्ग की, और दूसरे साधारण व्यक्ति की, साधारण व्यक्तियों की। ठीक है, इन्हें आम नागरिकों की। ठीक है, कब्रें। ठीक है साथियों, बात करते हैं तो शासक वर्ग में क्या मिला? कब्रों में से, इसमें से कब्र में से महंगे आभूषण प्राप्त हुए। क्या हुए? महंगे आभूषण प्राप्त हुए। नंबर 1, महंगे आभूषण प्राप्त हुए, बल्कि साधारण में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि शहरी जीवन के अंतर्गत उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में कब्रों से हमें जानकारी मिलती है कि समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। कितने? समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कब्रों से यानी महंगे आभूषण प्राप्त हुए, इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एकल परिवार की। किसकी? एकल परिवार की। नंबर 2, एकल परिवार की बात करें तो साथियों एकल परिवार में क्या, मेसोपोटामिया की प्रमुख व्यवस्था थी। क्या थी? मेसोपोटामिया शहर की प्रमुख व्यवस्था, प्रमुख व्यवस्था एकल परिवार थी। क्या थी? एकल परिवार थी। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं विवाह प्रक्रिया। किसके बारे में बात करते हैं? विवाह प्रक्रिया के अंतर्गत।
विवाह प्रक्रिया के अंतर्गत बात करें साथियों तो विवाह प्रक्रिया वर वधु की इच्छा पूछी जाती। क्या पूछे जाते? विवाह प्रक्रिया में माता पिता द्वारा, समाज द्वारा वर वधु की इच्छा, क्या वर वधु की इच्छा नंबर 1, इच्छा मतलब उनकी सहमति, सहमति होनी जरूरी थी वर वधु की। ठीक है। नंबर 2 बात करें साथियों वधु की माता पिता, कौन? वधु के माता पिता की सहमति, सहमति होनी जरूरी थी। ठीक है साथियों। उनकी सहमति के बाद की बात करें, क्या बात करें तो वर पक्ष की, तो वर पक्ष भेंट प्रदान करेंगे। किसको करेंगे? वधु पक्ष को वर पक्ष भेंट प्रदान करते थे। वधु पक्ष को भेंट प्रदान किया करते थे। ठीक है साथियों। और विवाह की रस्म संपन्न होती, क्या होती? इससे विवाह की रस्में संपन्न होती। नंबर 1, विवाह की रस्में संपन्न होती थी। ठीक है। और रस्में संपन्न होने के पश्चात दोनों पक्ष एक दूसरे को उपहार देते। क्या देते? दोनों पक्ष एक दूसरे को उपहार देते। उपहार दिया करते थे। ठीक है साथियों। और उपहार देने के बाद में उस एक सामूहिक भोज होता। क्या होता? सामूहिक भोज, वर वधु दोनों तरफ से सामूहिक भोज। सामूहिक भोज के अंतर्गत क्या होता? देवी देवताओं, देवी देवताओं को क्या देते? ये तो भेंट देते, देवी देवताओं को भेंट प्रदान करते। ठीक है साथियों। और भेंट देने के पश्चात सांस वधु को लाती थी। क्या लाती थी? सांस वधु को लाती थी। वधु को लाती थी। ठीक है साथियों। ये देख सकते हैं विवाह प्रक्रिया कितनी लंबी थी। और दहेज प्रथा के अंतर्गत बात करें साथियों तो वधु दाय का हिस्सा, कौन सा? वधु दाय का हिस्सा, यानी हम कह सकते हैं दहेज, यानी पिता का घर, पशुधन, खेत, ये सब किसका रहता? पुत्र का ही बना रहता था, ना कि पुत्री को दहेज में देते थे। ठीक है साथियों। यहां तक हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम नगर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नगर के अंतर्गत। नगर के अंतर्गत हमने बात कर रहे हैं नगर नियोजन का अभाव। क्या है? नगर नियोजन का अभाव। समाज 3 प्रकार से हमने अध्ययन कर लिया। अब नगर के अंतर्गत बात करते हैं साथियों नगर नियोजन का अभाव। ठीक है। नगर नियोजन का अभाव। नगर नियोजन अभाव में बात करते हैं उर नगर की। किसकी? उर नगर की बात करते हैं हम। सर्वप्रथम उर नगर का एक मैं आपके सामने एक परिदृश्य तैयार करता हूं। हालांकि वैसा था नहीं, वास्तविक था नहीं, पर हमको समझने के लिए मैं उर नगर का चित्र आपके सामने अभी प्रस्तुत करूंगा साथियों। मान लो आपकी ये उर नगर है। ये संकरी क्या थी? गलियां थी, उरनगर की गलियां। ठीक है साथियों। और गलियों के अंदर क्या थे? छोटे छोटे मकान, भूखंड। क्या थे? भूखंड। ये छोटे छोटे भूखंड थे। ठीक है। एक परिदृश्य मैंने आपके सामने तैयार किया है उर नगर का। ठीक है साथियों। तो बात करते हैं ये क्या है? छोटी छोटी गलियां।
गलिया कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी व संकरी, संकरी थी। ठीक है, संकरी थी मतलब यहाँ से बैलगाड़ियां ले जाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, गलियों के अंतर्गत क्या है? तो कूड़ा कचरा ढेर मिला हमको गलियों से, कूड़ा कचरा और ढेर प्राप्त हुआ हमें। ठीक है साथियों, लोग अपने घरों का कचरा गलियों के अंतर्गत ही डालते थे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम भूखंडों की। किसके बात करें? भूखंड। ये भूखंड। ठीक है, इस भूखंड की बात करें तो भूखंड क्या थे? भूखंडों को व्यक्त करता है ये जो परिदृश्य आपके सामने है, भूखंड को दर्श करता है। भूखंड क्या थे? असमान थे। नंबर एक तो क्या थे? असमान, यानी सबकी भूमि सबके मकान एक तरह नहीं थे। ठीक है साथियों, असमान थे। और घरों की बात करें साथियों तो घरों के अंदर जल निकासी का अभाव था। क्या था? नंबर एक, जल निकासी का, जल निकासी का अभाव। जल निकासी का अभाव था। और हम बात करते हैं जल निकासी का अभाव था और नालियां घरों के अंदर ही होती थी। कहां होती थी? नालियां घरों के अंदर ही। नालियां घरों के अंदर ही होती थी। ठीक है, ना कि बाहर, घरों के अंदर ही होती थी। और घरों के अंदर नालियां होती थी और छत का ढलान भी घर के अंदर ही था। कहां था? छत का ढलान घरों के अंदर ही था। घरों के अंदर था, अंदर था। इससे पानी का इकट्ठा होता, आंगन के अंतर्गत इकट्ठा होता और आंगन से किस में जाता? हौज में जाता, यानी टैंक बोल सकते हैं हम साधारण भाषा में। हौज के अंतर्गत इकट्ठा होता। ठीक है, और घरों की जो खिड़कियां थी क्या थी? खिड़कियों से रोशनी प्राप्त नहीं होती थी। क्या होती थी? एक तो खिड़कियों से रोशनी प्राप्त नहीं होती थी, खिड़कियों से रोशनी प्राप्त नहीं होती थी। ठीक है साथियों, घरों से तो रोशनी प्राप्त नहीं होती, खिड़कियों से। ठीक है, और घरों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह किया गया। क्या किया गया? खिड़कियों के लिए। ठीक है, घरों की गोपनीयता बनाए के लिए रोशनी अंदर नहीं आती थी और घरों के अंदर पट्टिकाएं मिली। क्या मिली? उत्खनन के दौरान घरों के अंदर पट्टिकाएं मिली और पट्टिका के ऊपर क्या लिखा था? शकुन अपशकुन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? शकुन और अपशकुन। इसका मतलब यह है कि उन नगर के अंतर्गत मकान यानी भूखंड के अंतर्गत बात करें मकान, तो मकान एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए थे दरवाजे। क्या ये अगर दरवाजे आमने सामने होते तो क्या मानते? शकुन अपशकुन मानते थे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से थे। और घरों के दरवाजे ना कि बाहर की तरफ, आगे की अंदर की तरफ घरों के दरवाजे खुलते थे। और अब बात करते हैं अब नगर नियोजन के अंतर्गत ही कब्रिस्तान। किसके बारे में? कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तान हमें दो प्रकार के प्राप्त हुए। क्या हुए? कब्रिस्तान दो प्रकार से प्राप्त हुए। एक तो थे शासक वर्ग, क्या थे? शासक वर्ग, और एक साधारण लोगों की। ठीक है, और कुछ लोगों की कब्रें हमें बात प्राप्त हुई है घरों के आंगन से। कहां से हुई? घरों के आंगन से हमें कब्रें प्राप्त हुई। इससे यह पता लगता है कि आम लोग अपने परिवार को कहां दफना देते? तो घरों के आंगन के अंतर्गत ही दफना देते, और कुछ लोग शासक वर्ग कब्रिस्तान के अंतर्गत दफनाया करते थे। ठीक है, इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में आज हमने पूरा अध्ययन कर लिया है, ना कि अब कुछ बाकी रहा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार आज की क्लास से हमारे समाप्त होती है। धन्यवाद।